ओ माय जीन्स इस चैनल द्वारा मेडिकल जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिक मुद्दों पर रोशनी डाली जाती है। हम सबकी पूरी हेल्थ और बहुत सारी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर, लाइफस्टाइल डिसीजेस अपने जेनेटिक्स से जुड़ी हैं। पहले से ये बातें मालूम हो जाए तो काफ़ी सारे रोगों के कारण जाने और रोके जा सकते हैं। भविष्य में तो दवाइयाँ और टीकाकरण भी व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप पर निर्भर हो सकता है। इसलिए हर एक को अपनी जेनेटिक कुंडली के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यही महत्वपूर्ण बात आप सभी तक पहुंचाने का संकल्प लिया है विख्यात मेडिकल जेनेटिसिस्ट डॉक्टर हेमा पुरंदरे मैम ने। यहाँ पर मैम एकदम सीधे साधे सरल ढंग से रोजाना बोलचाल की शैली में कुछ महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट कर रही हैं। तो आइए समझ लेते हैं अपने जेनेटिक्स के बारे में, जिससे केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे तथा पूरा परिवार और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छी खासी हेल्दी ज़िंदगी जीने का मौका मिल सके। नमस्कार, मैं उज्ज्वला गोखले फ्रीलांस ट्रांसलेटर हूँ और एक कंटेंट राइटर हूँ। 5 साल पहले मेरी एक अनोखी दुनिया से मुलाकात हो गई, परिचय हो गया और ये परिचय किया डॉक्टर हेमा पुरंदरे, वन ऑफ द पायनियर मेडिकल जेनेटिसिस्ट ऑफ इंडिया। तो मैम पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डॉक्टर हैं और उन्होंने पीएचडी भी की है जेनेटिक्स की और उनका करियर स्पैन ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी का है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि आज हमें ये जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में मैम जो बताएंगे वो कितना डीप होगा और कितना इंटरेस्टिंग होगा और कितना इन्फॉर्मेटिव होगा। तो अभी हम स्वागत करते हैं डॉक्टर हेमा पुरंदरे मैम का। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका इस चैनल में। नमस्ते। नमस्ते। और अभी आप ये जेनेटिक्स के बारे में हमें सब कुछ समझाने वाली है। तो सबसे पहले हम बेसिक जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, वही अच्छा रहेगा ना? हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि हम ये चैनल हिंदी में कर रहे हैं कि आपको पता है कि हमने ये ये किताब लिखा था, तो उसमें अपने को महाराष्ट्र स्टेट के अवार्ड्स मिले थे, मोशन अवार्ड, और बाद में हिंदी में भी हमने वो अमेज़न पे है। तो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमें ये हिंदी में चाहिए। और अभी ये हिंदी में शुरू करने के लिए हमने सोचा कि इस जरिए यूट्यूब के जरिए से हम बहुत से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। बहुत से लोगों तक एक साथ पहुंच सकते हैं हम लोग ये इन्फॉर्मेशन। लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कि ये जो टर्म है मेडिकल जेनेटिसिस्ट, ये मेडिकल मतलब मेडिकल प्रोफेशनल भी है वो, और आप जेनेटिसिस्ट भी है। तो आप ये क्या पेशा है, ये क्या प्रोफेशन है आपका? मेडिकल मतलब मेडिकल की डिग्री जो भी डॉक्टर है उसको जो हासिल करते हैं, और उसके बाद में अपने अपने स्पेशलिटी की भी डिग्री लेते हैं। तो उसमें अगर मुझे जेनेटिक्स का शौक था तो मैंने जेनेटिक्स का आगे पढ़ाई की। और मेडिकल जेनेटिसिस्ट जो होता है वो अपने आनुवंशिक गुण, उसके बारे में आने वाले जो दोष है, क्योंकि ये बहुत कॉमन होते हैं, तो इसके बारे में जब पढ़ाई करके ये ऐसी बीमारियां जब होती है उसे सलाह देते हैं। और शरीर के हर एक अवयव में आज जेनेटिक्स का प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब पहले से ही, लेकिन अभी हम जान सकते हैं। तो मतलब आप बोल रही हैं कि पैदा होने से पहले से मरते दम तक हाँ। जेनेटिक्स की कोई भी बीमारी मैनिफेस्ट हो सकती है, उसके तकलीफ हो सकती है, और ये अपने कौन से भी बॉडी सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन ये इतना प्रिवेलेंट है, इतना कॉमन है ये? कॉमन तो है ही, क्योंकि एक तो पहले भारत देश में अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम ज़्यादा केसेस देखते हैं। दूसरी चीज़, रिश्तेदारी में शादियाँ जो करते हैं उसके लिए इसकी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और तीसरी बात ऐसे कि क्योंकि क्लिनिक्स और ऐसे फैसिलिटीज न होने से उनका प्रमाण बढ़ते जाता है, और आगे इनहेरिटेंस जो है आगे जाके और भी लोग जो है वो इससे वंचित होके ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। तो मतलब अपने को रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस मतलब प्रेगनेंसी वेस्टेज है, कुछ डिसेबिलिटी है, डेथ भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है लाइफस्टाइल डिसीजेस, वो भी जेनेटिक्स का कंपोनेंट है ना उसमें? एडल्ट जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो मेजर कंपोनेंट, जो हम सोचते नहीं। हम सोचते हैं हम पैदा हुए सब कुछ ठीक ठाक है, अभी कुछ ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन, एक्सीडेंट, ऐसी कुछ हमें बीमारियां हो सकती है, पर उससे ज्यादा रिस्क है जेनेटिक की। और हमने इसका सब स्क्रीनिंग आजकल पहले ही कर सकते हैं। मैं तो जब बोलती हूँ कि जैसे
अब हेल्थ चेकअप करते हैं, वैसे जेनेटिक हेल्थ चेकअप करने से भी बहुत ही उसके फायदे होते हैं, हाँ जी। अपने लिए, अपने बाकी के खानदान के लिए और बच्चों के लिए। तो मुझे पहले ये बताइए कि आपने मेडिकल फील्ड चुना, वो आपने पहले से डिसाइड किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, या ऐसे कुछ सपना था आपका? नहीं, ऐसे तो कोई सपना नहीं था, लेकिन मेरे ज़्यादा जो ये थी लगाव था वो एग्रीकल्चर, फार्मिंग, कि मेरे को खेतों में जाना या आसमान के नीचे कुछ काम करना, ये बहुत शौक था। लेकिन मेरा जो कंपैशनेट नेचर था वो देख के मेरे पेरेंट्स जो हाईली एजुकेटेड थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, तुम मेडिसिन में ही जाओ, एक तो लड़की अपने पैरों पे निर्भर होनी चाहिए, ये उनका बिल्कुल तय किया था उन्होंने। और एक अंदर मेरा स्वभाव देख के उनको लगा कि नहीं, ये पेशा मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो नेचर लवर से आप उन्होंने आपको टर्न किया और आप को मेडिकल के लिए प्रोत्साहित किया, Yes. और आपने फिर मेडिसिन की पढ़ाई की। यस। तो वहाँ पे आपके गुरु बहुत अच्छे थे ना, जो जिन्होंने आपको कुछ अलग ही पर्सपेक्टिव दिया एजुकेशन के बारे में। गुरु ये सबसे महत्वपूर्ण है अपनी लाइफ में, और मुझे मेडिकल कॉलेज में भी ऐसे अच्छे गुरु मिले कि उन्होंने जो सब्जेक्ट तो अच्छी तरह ही सिखाया ही, लेकिन सिखाने का जो तरीका है वो भी अच्छी तरह से बताया, और मुझे खुद को भी ऐसे सिखाने पढ़ाने में बहुत शौक था। हम्म। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये अगर मेडिकल जेनेटिक्स में या कोई आगे की ब्रांच लेनी है तो मैं जरूर उसमें टीचिंग का भी जॉब ले लूंगी। ओके, तो इसीलिए आपने प्रैक्टिस ना करते टीचिंग अपनाया हाँ। ग्रेट मेडिकल कॉलेज यस। मुंबई में। यस। ओके, तो आप पढ़ाते, एनाटॉमी पढ़ाती थी हाँ, आप? हाँ। हाँ, तो वहाँ से आपने फिर जेनेटिक्स के बारे में ये कैसे आ गया आपका पढ़ाव आपके जीवन में? एनाटॉमी में कैसे होता है कि हम लोग शरीर रचना, मतलब एनाटॉमी जो शरीर की होती है उसके बारे में सीखते हैं, बॉडी सिस्टम सीखते हैं, फिजियोलॉजी उसके साथ फंक्शनिंग सीखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हम लोग एक गर्भ रचना और विकास जो होता है, दैट मीन्स एम्ब्रियोलॉजी, वो भी बहुत डिटेल में पढ़नी होती है। और उस तरह शरीर के जो अलग अलग अंग बनते हैं खाली एक स्त्री बीज पुरुष जी मिलने के बाद, तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी उसमें है, तो उसमें कभी कभी खामियां हो जाती है और कोई गलत तरीका के अब्नॉर्मलिटीज होती है, अपने कटे हुए ओठ या ऐसे कुछ, जैसे हम लोग मोस्ट कॉमनली जो मैं बता रही हूँ। और उसका भी रीजन कोई जेनेटिक हो सकता है, या कभी उसमें जैसे मैंने बोला कि अगर ओठ जुड़ा नहीं, तो इसके लिए भी ऐसे हो सकता है। तो मुझे ऐसे ज्यादा उसमें उत्सुकता हुई कि ये जेनेटिक्स चीज कैसे अगर इसमें ये चेंज करती होगी, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, मैं उसमें ही आगे जाऊँ। ओके, तो वो ये तो थी 70s एंड 70s की बात, 1970s के ज़माने की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो टाइम में भारत में तो ये सब्जेक्ट सीखने के लिए कोई कोर्स या ऐसे कुछ होता था? नहीं। ओके, तो तो फिर? एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का एक लेबोरेटरी जेनेटिक्स का 1 महीने का कोर्स था, वो कोर्स मैंने लिया। और वो लेने के बाद में मेरी उत्सुकता और बढ़ी कि इतने में मेरा समाधान नहीं है, तो इसकी तो और भी कोई दूसरी वजह होगी, बहुत सारे जो बाकी की बीमारियां होगी, उसका तो जड़ क्या है जेनेटिक्स का सीखने के लिए मैंने सोचा मुझे परदेश तो जाके ये सीखना पड़ेगा। तो ये आपने यहाँ पे सीखा वो था बेसिक क्रोमोसोम्स और वो, तो वो उसके बारे में हमें थोड़ा बताएंगे, क्रोमोसोम से क्या है, मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम से बना है, तो ये क्या है? ये फिगर वन में जो आपको ऐसे जो वर्टिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं वो है अपने क्रोमोसोम्स, और उसके ऊपर में जो आड़े पट्टे आपको दिखते हैं मतलब उसके अलग अलग किस्म के रीजन्स है। ये वही तो लेबोरेटरी टेक्निक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये जो जोड़ी है वो हमने हाइट के हिसाब से जैसे लगाई, ये 23 पेयर्स होते हैं। एक आता है माँ से क्रोमोसोम आता है, पिताजी से आता है। जो पहले 22 अपने को आपको दिख रहे हैं उसको जो है वो उसको ऑटोजोम बोलते हैं, मतलब उससे अपनी शरीर रचना और सब डेवलपमेंट होती है। और जो दूसरी है वो है सेक्स क्रोमोसोम, तो जहाँ पे XX फीमेल में होता है, XY मेल्स में होता है। ओके, तो मैं ये दोहराना चाहूंगी दर्शकों के लिए, तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारे पेशी के न्यूक्लियस में होते हैं, सेंटर में होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जोड़ी में होते हैं, एक माँ से आता है एक पिताजी से आता है, और उसके ऊपर अपने जीन स्थित है, और ये 23 जोड़ियाँ होती है हर एक के पास, तो 22 है वो ऑटोसोमल है, वो सबको समान होती है। और 23वीं जो जोड़ी होती है वो XX हो तो फीमेल और XY हो तो मेल, बराबर बोल रही है ना? ओके, तो आगे बताइए। हाँ, तो जो क्रोमोसोम्स अपने जीन्स जो होते हैं
वो असल में जीन्स मिल के ही मतलब क्रोमोसोम होता है। ओके। तो वो अलग ऐसे नहीं होते, लेकिन वो बहुत लंबी कॉइल जैसे होते हैं, वो कॉम्प्रेस्ड होते हैं और वो पेशी में रहते हैं, जैसे अभी आपने दोहराया। और उसके नंबर या स्ट्रक्चर में अगर कोई फर्क हो, जैसे इधर का टुकड़ा गया उधर चिपकाया वो, और दूसरा कोई होगा ऐसे छूट ही गया, मतलब आया ही नहीं जब ये माँ बाप से जो आते हैं, तो जब ये जो मिक्स होते हैं उस टाइम में, तो उस हिसाब से वो अलग अलग बीमारियां होती है। ओके। तो न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चर यस। दो तरह की गलतियां हो सकती Yes. है। नंबर आगे पीछे हो सकता है, 23 के बजाय 22, या कुछ जोड़ी है वो 2 के बजाय 3, Yes. ऐसे कुछ भी हो सकता है। और स्ट्रक्चर मतलब वो टूट के किसी और के साथ चिपक गया या फिर गायब भी हो गया, छूट गया। कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इससे गलतियां हो सकती है। और कुछ इसमें क्रोमोसोम में गड़बड़ हो सकती है, सेक्स क्रोमोसोम। दूसरे सेक्स क्रोमोसोम में एक तो नंबर और कम या ज्यादा होने से एम्बिग्यूअस जेनाइटेलिया जो कंडीशन है, ओके। बर्थ होके पता नहीं चलता है कि लड़का है लड़की है क्या है। और सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट है, वो तो हम सबसे ज्यादा इमरजेंसी वो जेनेटिक्स में बोलते हैं, क्योंकि क्या हुआ, लोगों को जवाब क्या दे, लड़का हुआ या लड़की। हाँ, तो ये लड़का लड़की का जो होता है रजिस्ट्रेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो वो इमरजेंसी में उसके हम टेस्टिंग करते हैं। और ये जेनेटिक्स के जो 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 गुण होते हैं वो एकदम खराब होने के कारण होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम जो है, तो इस हिसाब से अगर कोई गलतियां हुई तो उसके बाद में एग्जैक्ट सेक्स असाइन करके भी बिल्कुल अच्छा जीवन वो जी सकते हैं। ओके। अभी तो हम कैंसर में तो पूरा जेनेटिक्स ही भरा हुआ है। करेक्ट। तो ये आपने जो क्रोमोसोम की जो गलतियां बताई अभी, तो उसमें सबसे कॉमन कौन सा आपने देखा है? डाउन सिंड्रोम सबने देखा होगा, टिपिकल फेसिस रहते हैं बच्चों के और पैदा होते ही पता चलता है, तो उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 होते हैं। Okay. या तो वो छुट्टा रहेगा या तो कोई क्रोमोसोम से चिपका हुआ रहेगा। तो लेकिन नंबर 3 होते हैं। ओके। और उसमें फेसेस के अलावा जब बच्चा बड़ा होता है तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज जो है पॉपुलेशन में 1 in 750 आगे पीछे थोड़े ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। और इसमें उसी के अलावा 40% में कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है या किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होते हैं। बट अब हमें क्या देखना है कि ये बच्चे की जो भी है उसके रिकर पेरेंट्स को ऐसे लगता है इसकी जो कुछ बीमारी है वो आप पहले देख लो, लेकिन उसको रिकरेंस रिस्क के लिए भी वो उनको चिंता होती है। एक मिनट, रिकरेंस रिस्क मतलब दोबारा हमें ऐसा बच्चा होगा क्या। लेकिन उज्ज्वला आजकल जो है ना, वो जैसे पहली बार हुआ तो भी लोग बोलेंगे कि अरे हाँ, कि हमें ये हुआ, ये पहले हम नहीं जान सकते क्या, पहला होने के बाद ही टेस्टिंग करना है। तो आजकल डुअल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, अल्ट्रासाउंड, ये इतने सारे प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट निकले कि और नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, तो उससे हम बहुत परसेंटेज तक अगर बच्चे की जो आशंका है वो देख सकते हैं और बाद में एमनियोसेंटेसिस वगैरह उसको कंफर्म कर सकते तो ये सब रिलायबल टेस्टिंग है, बहुत ही रिलायबल। ओके। और ये जो अवेलेबल है एवरीवेयर। ओके। और ये जो रिकरेंस रिस्क के बारे में, मतलब अगला बच्चा वैसे ही होने की संभावना, इसके बारे में जो आप बात कर रही है, वो कितना % हो सकता है कि अगर एक कपल को ऐसे बच्चा हुआ तो दूसरा वैसे ही होगा, ऐसे कुछ डेफिनेट है? उसमें 3 प्रकार के ये होते हैं, अभी डिटेल क्रोमोसोम नहीं बताऊंगी। कभी 1% हो सकता है, कभी बिल्कुल नहीं होगा, और दूसरा ये होगा तो 18 to 15%, 15 to 18% होता है। या एक किस्म का जो है कि 21 एक दूसरे को चिपका होगा पेरेंट्स में, दो अलग होने के वजह से नियरली 100% रिस्क रहती है। तो मतलब क्रोमोसोम या टेस्टिंग ऑफ पेरेंट्स टेस्टिंग से आप ओके। और ये आप पहले से बता सकती हैं पेरेंट्स का टेस्टिंग करके कि आगे कैसे क्या होगा। और अगर ऐसा बच्चा हो तो वो कपल ने दूसरे बच्चे का चांस लेना चाहिए या नहीं चाहिए? अगर ये आखिर उनका डिसीजन होगा, लेकिन आप क्या सजेस्ट करती हैं? नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट अवेलेबल है। तो आपकी रिस्क प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई क्लियर है तो भी हम बोलते कि मतलब उनके क्रोमोसोम्स, तो भी हम बोलते कि प्रेगनेंसी में अगर अगली टाइम में ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट का पूरा आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर दूसरा बच्चा, मतलब वो बच्चे का सिबलिंग, भाई बहन जो भी हो, वो अगर नॉर्मल है तो इस बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प होगी। हाँ,
तो वो भी ये अच्छा तो खासा। अच्छी सलाह हाँ। पहले तो हम देते हैं, कोई अगर डर के मारे बोले हमें दूसरा नहीं चाहिए, तो बोलते अगर हैंडीकैप बच्चा हो तो जो बाहर जाके खेलेगा नहीं ज्यादा, तो उसके लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ओके। और ये ऐसे बच्चे भी समाज में घुल मिल तो सकते हैं? हाँ, क्योंकि उनके आईक्यू बहुत वेरी होता है। तो हम्म। जो जो मीडियम आईक्यू वाले हो या ऐसे, तो उनको जैसे अच्छे से मतलब डायरेक्शन देके हम थोड़ा सिखा सकते हैं। मेरे तो एक पेशेंट है तो शेफ है, दूसरी एक है तो जो येलो मूवी किसने देखी होगी, तो पैरा ओलंपिक्स में उसको मेडल मिली, उसने तो आके हमको एक भाषण भी दिया था। मतलब ये जो है, लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट्स फुल टाइम उनके साथ एंगेज रहते हैं कोई ना कोई, but yes, we can bring them to normal. So they can be included in the In society. the society. ओके ओके। आपका एकदम शुरू के जमाने का डाउन सिंड्रोम का कुछ केस आपने बताया था, इंटरेस्टिंग। जब मैंने शुरू किया जेनेटिक्स की प्रैक्टिस, तभी ऐसे था कि जो लोग आते थे काउंसलिंग के लिए तो ज्यादा करके डाउन सिंड्रोम वाले थे, तो ऐसे एक कपल मेरे पास बच्चा लेके आया और उनको मैंने पूछा कि भाई आपकी जो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह है क्या, तो बोले हमने ऐसे कोई टेस्ट नहीं किया, डॉक्टर ने देख देख के हमको बताया कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। तो हम पूरे मंदिर मस्जिद जो भी धर्म स्थान है वहां जाके प्रार्थना की कि कभी तो हमारा बच्चा ठीक होगा। लेकिन बाद में कोई एक डॉक्टर ने सुझाव दिया कि अभी जेनेटिक्स क्लिनिक खोला है तो आप जाके मैडम से मिलिए। तो वो जब मुझे मिलने आए तभी मैंने उनको बताया कि आपका पहले जेनेटिक टेस्ट दिख रहा है, लेकिन जेनेटिक्स से कंफर्म करेंगे और जब अगर ऐसे होगा तो आपकी टेस्ट करेंगे और हमें यहाँ पेट में बच्चा जब रहेगा टेस्टिंग कर से उनकी आंखें इतनी नम हुई, उनको ये दुख नहीं लगा कि मेरा बच्चा ये ठीक नहीं होगा। उनको ये लगा कि ठीक है, अगर ऐसे दूसरा कोई आए तो मेरा बच्चा भी हंसता खेलता करके दूसरों के साथ खेलेगा। तो उनको वो क्लोजर मिल गया आपकी सलाह से। अच्छा, ये तो हो गई डाउन सिंड्रोम के बाद। तो क्रोमोसोम का और एक कुछ कॉमन सा आपने केस बताई थी, कॉमन है वो बहुत, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, वो बताएंगे? हाँ, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम मतलब एक्स क्रोमोसोम पे कुछ अगर फ्रेजाइल इससे सजेस्ट की उसमें कोई ऐसा हिस्सा रहता है कि वो इतना नाजुक होता है कि समझो ऑलमोस्ट टूट ही गया, तो उसका फंक्शन डेफिनेटली लॉस हो गया। मेंटल उसका इफेक्ट होता है ब्रेन के ऊपर सबसे पहले, तो मेंटली सिर्फ नॉर्मल होते हैं, बाकी उनके सिस्टमिक ऑर्गन्स वगैरह या टिपिकल फेसिस जो है उसमें भी थोड़ा बहुत बदल होता है। और ये इसके वजह से क्या होता है कि ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होने से मेल्स में ज्यादा आता है और फीमेल से बहुत ही रेयरली। तो ये ऐसे ऐसे किस्म की बीमारियां भी हम बहुत कॉमन देखते हैं। नेक्स्ट टू डाउन सिंड्रोम ये हमेशा जांचनी पड़ती है जो बच्चों में मेल्स में या बुद्धि कम हो ऐसे। और आपके एक कुछ इंटरेस्टिंग केस थी ना, सोशल वर्कर के बारे में आपने बताया था। जैसे हम बार बार बोलते हैं और मैं भी दोहराते रहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी जानकारी या कोई अगर ऐसे फैमिली या बच्चा दिखा तो जरूर उनको सलाह दीजिए कि वो आगे जाके कैसे टेस्ट करेंगे। तो एक सोशल वर्कर ने एक हमारे यहाँ पेशेंट लेके आने वाली थी, उसके पहले हमें एक कॉल आया और कॉल ऐसे आया कि रिसेप्शन को उन्होंने बोला कि अरे मैंने मैडम जो है वो अभी तक है क्या। तो मेरी जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बहुत चौंक गई, वो बोली जरा उसको कुछ लगा नहीं था, बोला हाँ मैडम आती है रोज। तो उन्होंने बताया कि नहीं मुझे आना है, और बोला मैंने पूछना चाहता था कि मैडम अभी प्रैक्टिस कर रही है क्या। तो फिर उसके बाद में वो मिलने के लिए आए और वही सोशल वर्कर को वो वापस लेके आए और उनकी स्थिति की है फ्रेजाइल एक्स की, कि उनके भाई बहन जो थे वो फ्रेजाइल एक्स से मेनली भाइयों का ज्यादा रहता है, उनकी बहन में भी वो बीमारी थी और मेल में होने से क्योंकि उनको शादी करके बच्चे से उनकी माँ भी साथ में आई थी, तो उसके लिए वो जानना चाहते कि उनमें कोई नुक्स है कि उनको ऐसे बच्चे होंगे क्या। तो फिर हमने बताया कि बच्चों का अपने कंफर्मेटरी क्लिनिकल डायग्नोसिस हैज टू बी कंफर्म बाय लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो फिर हमने उनका टेस्ट किया और वो देख के सोचा कि अभी ये तो एक्स लिंक्ड है, तो माँ का भी किया। माँ को तो बहुत ही एकदम धक्का लगा, लेकिन ये इतना जरूरी था तो उस हिसाब से बच्चों के लिए हमने राय दी और बताया कि अगर ये तो अभी कंफर्म्ड है तो अभी अगर आपको आगे शादी करनी है ऐसा है तो ये फीमेल में होने से, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि बच्चे से आपको बहुत लगाव है भाई बहन से, तो वो उनको संभालेगी क्या, उनका ख्याल रखेगी क्या, वो भी पूछ लेना जरूरी है। और उनको मेरे पास आपका डिसाइड हुआ तो आप लेके आना। और जो सेकंड टाइम में जो आए थे तो उस टाइम में तो वो
लड़की को लाने के लिए मैंने बाहर बोला, और हमने जो बाकी का जो सलाह है वो उनको दे दी कि भाई, और यही नहीं और कोई दूसरे किस्म की अगर का बीमारी हो तो आप पूरा आजकल जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और वो लड़की से भी मैंने ऐसे बोला कि भाई देखो, तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है, मैंने तुमको बुला लिया क्योंकि तुमने शादी तय की है। नहीं तो हम ऐसे कोई लड़की देख के यार पूछेंगे कि उसके बारे में हमको बताओ, तो बिहाइंड द बैक ऐसे हम कोई ऐसे काउंसलिंग नहीं करते। अगर रिपोर्ट्स है तो रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन डायरेक्टली ऐसे कोई काउंसलिंग नहीं। काउंसलिंग बहुत ही डेलिकेट इशू होता है, उनमें मन में जैसे उनकी माँ को हुआ, पता लगा तो भी फिर उनको एकदम ऐसे धक्का लगा कि जब पता है कि आप उसके कैरियर हो, तो इस किस्म में फिर उनके आगे टेस्ट होके उनके शादी वगैरह भी हो गई। और अभी तो लगता है कि वो बच्चा हैप्पी एंडिंग है। हाँ। अच्छा, ये केस के बारे में मैं एक दो बातें और क्लियर करना चाहूँगी। हाँ। तो ये तो पहले सोशल वर्कर ने पिकअप किया हाई रिस्क केस, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आशा वर्कर, आप भी आशा वर्कर और ये आंगनवाड़ी सेविका इनसे भी बात करती हैं, उनको भी कम्युनिकेट करती है टू स्प्रेड द अवेयरनेस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो ग्राउंड लेवल वर्कर्स को ये सब समझाना। और दूसरी बात है, ये फ्रेजाइल एग्स, ये आप ने बताया, मैं फिर से दोहराती हूँ। तो ये फ्रेजाइल एग्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे कुछ प्रॉब्लम होने से लड़कियां जो होती है वो ज़्यादा करके बाधित नहीं होती, वो कैरियर होती हैं, क्योंकि वो उनके पास तो दो एक्स होते हैं, तो एक एक्स को कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरा एक्स उसके बाजू संभालता है। और लड़के जो है उनको एक एक्स है और एक वाई है, तो उनको वो एक्स अगर जो खराब मिला माँ से तो वो उनको तो वो बाधित होना ही होना है, ऐसी ऐसी बात आ जाती है। तो ये फ्रेजाइल एक्स की ये मैडम ने अच्छी खासी स्टोरी बताई थी। वो सोशल वर्कर को एक्चुअली क्रेडिट गोज टू दैट सोशल वर्कर, क्योंकि उसने पहले वहाँ उनको लेके आए वो पेशेंट को। अच्छा, तो आपने ये क्रोमोसोम के बारे में बताया, तो वैसे सिंगल जेन डिसऑर्डर भी कुछ है ना ऐसा? इसमें ना मैं और एक फ्रेजाइल के बारे में थोड़ा बोलना चाहती हूँ। ओके। कि फ्रेजाइल फीमेल में भी होता है, जिसे या जो जिसको इतना मतलब ऑलमोस्ट साइलेंट है वैसे, लेकिन उनको क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन अचानक बंद होना, या एक बहुत ही जल्दी मतलब प्रीमैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं वैसे होना, या उनको खुद को जो डेवलपमेंट उनकी जो होती है, यूजुअली ब्रेन डजंट गेट डेवलप, बट इनफर्टिलिटी में या फर्टिलिटी टेस्ट में जैसे सेक्स क्रोमोसोम देखते हैं वैसे फ्रेजाइल एग्स भी फीमेल्स में देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वजह से नहीं तो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और फिर उसमें कोई फायदा नहीं होता। तो आपने ये क्रोमोसोम के बारे में बताया, अभी आगे की पढ़ाई सिंगल जीन डिसऑर्डर्स और वो सब आपने भारत में तो कुछ भी नहीं था। हाँ। तो वो कहाँ की आपने? सिंगल जीन का तो बहुत ही मतलब कम उसमें कभी उसके बारे में जानकारी थी, पता थी, लेकिन उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस में ये कम था। लेकिन मैं यूएस गई और मैंने सोचा अगर मुझे आगे पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पे एक ऐसे डायरेक्ट कोर्स नहीं था, तो तभी मैंने सोचा कि अगर कोर्स नहीं तो बहुत ही अच्छा मेरे लिए हुआ। एक एक स्पेशलिटी की एक हॉस्पिटल, और उसमें जो सबसे जो हम बोलते हैं रथी महारथी जो है, उनके नीचे मुझे काम करने के लिए मौका मिला। और मैं लेबोरेटरी का भी ट्रेनिंग साइमल्टेनियसली लेके, तो विदाउट लेबोरेटरी खाली जेनेटिक्स का थियोरेटिकल मालूम होके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हम उसका आंसर नहीं दे सकते। तो जैसे मैंने मेमोरियल स्टोन टिटरी में कैंसर जेनेटिक डॉक्टर शेगेंटी के अंदर किया, या डोरोथी वॉर्बर्टन की खाली रिप्रोडक्टिव लॉस एबॉर्टस का जो स्टडी होता है वो किया, प्रीनेटल डायग्नोसिस कॉर्नेल मेडिकल में किया, तो हर एक न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में किया, लॉन्ग आइलैंड जूश हॉस्पिटल में, और सबसे लास्ट मतलब मैं ट्रेनिंग देते कि वो जब 3 साल का पूरा करने के, तो एडल्ट जेनेटिक्स के लिए मैं फादर ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स विक्टर मैक्यूसिक, उनके यहाँ बहुत ही एडल्ट जेनेटिक्स के बारे में मुझे उनके ये अच्छे जो एक्सपीरियंसेस से वो देखने हमेशा ना, जो जैसे पहले भी मैंने बताया कि जो जिन्होंने काम किया है उनके हाथ के नीचे काम करना बहुत ही सीखने के लिए, हम तो ऐसे मेस्मराइज होके टीचर्स का सुनते हो देखते बैठते। तो फादर ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स डॉक्टर विक्टर मैक्यूसिक, उनसे आप मिले, उनसे बात की, उनसे उनके अंदर काम किया और सीखा, और उसके बाद आपने वापस आने का फैसला लिया, तो वो उनकी रिएक्शन कुछ अच्छी थी ना, अनोखी थी? हाँ, क्योंकि अब बुक लिखते के टाइम में भी उसके बारे में बहुत जिक्र किया और डिस्कशन किया।
तो ये है कि मैक्यूसिक जो थे तो उनको आश्चर्य हुआ कि इतना सब सीखने के बाद अभी ये भारत जा रही है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कौन से हॉस्पिटल में काम करेंगी। तो मैंने उनको बोला नहीं, मुझे बहुत ही देश प्रेम है और मेरे देश में मैंने देखा है कि और बहुत सारे विकलांग होते हैं या उनके आगे कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो अगर ऐसा मिलने के बाद खाली स्कूल खोल के या जैसे वे अलग अलग किस्म के जैसे उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल करने से नहीं है, हमें उनके लिए इसको या तो रोकना है या ऐसी सलाह देनी है कि किस हिसाब से उनका लाइफ भी अच्छा सुखकर होगा। और कोई जो पेरेंट्स को ऐसे पहले बच्चा हुआ होगा तो फिर उनका एक नॉर्मल बच्चा होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो कैसी उनको फैसिलिटी, तो उसके लिए लेबोरेटरी चाहिए। फिर मैं हॉस्पिटल्स में किसी को ये तैयार नहीं थे करने के लिए, लेकिन मैक्यूसिक ने जो उनका जो एटलास था तो वो मेरे को दिया और उन्होंने बोला आप इंडिया जा रहे हो और ये उनके सब जेनेटिक जीन्स की जो खबियां थी तो वहाँ पे उन्होंने उसके बारे में एक एक कैसे अपने हाथ से लिख के बीमारी, उसका रिलेटेड जीन और उसका एक्शन क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं करके पूरा ये बनाया। अच्छा, और वो इनहेरिटेंस इन मैन। ओके, और वो बाद में वो अपडेट होता गया और अभी वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। Yes. और ये सबके लिए खुला है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हेड्स ऑफ टू दिस मैन डॉक्टर विक्टर मैक्यूसिक, उन्होंने ये बताया। ये डॉक्टर विक्टर मैक्यूसिक ने और भी कुछ किया ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का भी इनिशिएशन उन्हीं ने किया था ना। अभी अपने पूरे वर्ल्ड में हर एक जीन की बहुत सारे जीन्स और बीमारियों की जड़ हमें अभी मिल रही है। लेकिन उन्होंने ये आइडिया ये की कि नहीं, अगर हम लोग आगे जाके मतलब सिंगल जीन को जो जिक्र कर रहे थे वो सब मतलब जो लेबोरेटरी का उसका जो खोज होती गई तो वो ये सब उसमें डाल के वो उसके अगर हम लोग जो सिम्टम्स होते हैं उससे कोरिलेट करते तो अपने हम लोगों को ये इसको आगे लेके जाना है। और उनकी आइडिया के साथ उनके साथ में बाकी के लोग भी जुड़े और उन्होंने ऐसे ये किया कि हर एक कंट्री में एक एक ऐसे मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत एक एक ऐसे जैसे 2 क्रोमोसोम इनके दिए कि उसका पूरे छानबीन करो, तो ऐसे करके हमारा जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ। ओके, और वो समय से पहले हो गया। बिल्कुल, और उससे उत्साहित थे लोग ये करने के लिए। तो ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था जो समय से पहले हुआ और उससे इस जेनेटिक इरा को और भी बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट हुई, बहुत फास्ट पेस से। और आपने ये आपके 50 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें ये गोल्डन इरा एकदम नज़दीक से देखा, कंट्रीब्यूट भी किया उसमें। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप हमसे आज बात कर रही है यहाँ आके। तो आप ये जो ट्रेनिंग का आप बता रही थी तो वो उस दरमियान आप बाद में वो अपग्रेड भी करते गई और हर एक कंट्री में जाके जहाँ कहीं भी वो जाना जरूरी है। तो आप नोबेल लॉरिएट से भी मिली ना, सर रॉबर्ट एडवर्ड्स। यस, रॉबर्ट एडवर्ड और विक्टर मैक्यूसिक जैसे सभी मेरे गुरु इधर फोटो में दिख रहे, वो तो बहुत ही महान थे। लेकिन ये दोनों के इस बारे में मुझे ऐसा लगा सबसे मेरे सुनहरे पल थे लाइफ के ट्रेनिंग में। तो एडवर्ड्स के यहाँ जो मैं मिलने गई तो वो इनफर्टिलिटी के बारे में था, तो उनको पहले अचरज हुआ कि ये क्यों। उन्होंने पहले मेरे को अपने कुर्सी में बिठाया और खुद टेबल पे बैठे मेरे साथ, अभी भी उनकी पोज मेरे ध्यान में है। और उन्होंने तभी ये बताया कि आप क्यों ले रहे हैं इनफर्टिलिटी में ट्रेनिंग। मैं बोला नहीं, हमारे देश में बहुत इनफर्टिलिटी भी है, बहुत सारे देशों में वो स्टिग्मा समझते हैं, तो उनकी कुछ हेल्प और उनको हेल्दी बच्चे कैसे हो, तो उसके लिए कि खाली बच्चे उनको होना ये इसके हमें ट्रेनिंग भी लेके आगे, जैसे मैंने बाद में सिंगापुर में हैंड्स ऑन भी ट्रेनिंग किया, लेकिन ये तो पूरा मकसद नहीं था। तो अल्टीमेट एम था और उन्होंने मुझे पूरी जो उसमें के जो डिटेल्स है वो पढ़ाई कि मैं पेशेंट को बता सकूं कि आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये आईवीएफ के जरिए आपको अच्छा बच्चा होने के लिए आपको मतलब ये अपना सकते हैं हेल्दी बच्चा। और उसके लिए तो अभी तो उज्ज्वला प्री इम्प्लांटेशन निकला है। तो ये जीन्स में जो एब्नॉर्मलिटी है वो आईवीएफ के लोगों को भी सचमुच भारत में लोगों ने इतनी प्रगति की है कि उसका अभी टेस्ट करके हम भी उसका टेस्ट करके बता सकते कि जो कोई बीमारी जो सस्पेक्टेड है कि ये फैमिली में ये बच्चों की होगी कि नहीं। तो बहुत ही अच्छा बच्चा और अच्छा बच्चा ऐसे ये
ये होती है। तो ये तो आपने जो ये इतने सारे हस्तियों के साथ में काम किया और सीख लिया, तो वो जो सीखने के हैं वो तो एकदम खुले दिल से सबको ज्ञान बाँटते हाँ, हैं। हाँ। तो आपने भी वही अपने आप चालू रखा है और इतने सारे स्टूडेंट्स आपके हैं, आप ट्रेनिंग भी देती हैं और पूरे भारत भर में और ग्लोबली भी कहीं-कहीं पे आपके स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी खासी सर्विस दे रहे हैं। तो ये भी आपका एक योगदान है भारतवर्ष के लिए। तो अभी हम लोग आएँगे अपने क्लिनिक के पास। तो क्लिनिक में आपके किस प्रकार के पेशेंट्स ज़्यादातर आते हैं? क्लिनिक में रिलेटेड टू एनी ह्यूमन डिसीज जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा आता है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के पेशेंट जो आता है, जो इंडिया का पॉपुलेशन 40% पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन है, उनके लिए तो मुझे हुँ, लगता है हुँ, ऐसे तो जेनेटिक से अलग-अलग किस्म के वीडियोस देख के ये करना चाहिए। तो ये जो आते हैं तो उनको या तो बच्चे बार-बार गिरे हुए रहते हैं या उनको पेट के बच्चे का मतलब एबॉर्शन। एबॉर्शंस होते हैं या उनको जैसे फैमिली में कोई बीमारी हो या सोनोग्राफी में कोई एब्नॉर्मलिटी हो तो हुँ, प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए आते हैं। हुँ, और दूसरे कोई कोई बहुत हमारे यहाँ कैंसर के लिए भी आते हैं, क्योंकि कैंसर के लिए हुँ, काफी मतलब हम लोग सैंपल्स लेते हैं कैंसर हुँ, पेशेंट हुँ, वाले, मतलब हॉस्पिटल से वो हुँ, रेफर होते हैं। हुँ, तो अलग अलग किस्म के जैसे ऐसे जो आते हैं पीडियाट्रिक केसेस तो बिल्कुल आएंगे पहले हुँ, ही, हुँ, तो वो भी आते हैं, तो हुँ। ये ज्यादा करके और एडल्ट जेनेटिक डिसऑर्डर वाले हाँ, भी एडल्ट आएँगे? वाले आते हैं तो मेनली उज्ज्वला कार्डियक के लिए तो ओह! बहुत ही हुँ, आज हुँ। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगला एपिसोड हम इसी के ऊपर इसी करने पे वाले हैं, दिल हाँ, के बारे जैसे में। दिल अपना 6 हफ्ते में या 7 हफ्ते में प्रेगनेंसी में धड़कने लगता है और वो आखिरी भी अपना दिल ही बंद हो जाता है। हुँ, तो हुँ। उसके बीच में जो कोई बीमारी होती है तो बहुत ही अपना इंटरेस्टिंग वो एपिसोड हम लेने वाले हैं हुँ, आज। हुँ, हुँ। तो समझो पेशेंट आके आपके सामने बैठ गया, तो इमीडिएटली आप सैंपल लेती हैं उसका? नहीं, तो क्या प्रोसीजर रहती है? नहीं, पेशेंट आके जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया कि जेनेटिक बीमारियां अलग-अलग किस्म की होती है, उसके अलग किस्म के क्रोमोसोम डिफेक्ट्स होते हैं, ज़्यादा करके क्योंकि वो रिपेयरेबल नहीं है। हुँ, तो हुँ। पेशेंट को ये समझाना कि ये टेस्ट आज जो आपको बोला है डॉक्टर ने या अपने आप जो आ रहे हैं, तो उसमें हम आपको समझाएँगे प्री टेस्ट। तो इसमें क्या मिल सकता है, पहले उनकी पहली फैमिली हिस्ट्री 3 जनरेशन से और क्या मिल सकता है ये सब देख के और रिजल्ट में बाद में डिस्कस करेंगे कौन सा टिश्यू कौन सा सैंपल ये लेते हैं, और ये हम अगले एपिसोड में हम वो डिटेल में सब डिस्कस करेक्ट, करेंगे। करेक्ट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बेसिक सब चीज़ें आपने समझाई। अब यहाँ पे आई, इतना सारा समय दिया, तो धन्यवाद आपका। धन्यवाद, और दर्शकों का भी धन्यवाद। ठीक से सुनिए और ठीक से उसके जो भी है अपने के लिए जो फायदा होगा वो उससे ले लीजिए। अभी हमने डॉक्टर हेमा पुरंदरे मैम से बात की। उन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से ये मेडिकल जेनेटिक्स क्या है और ये किससे बीमारियां होती है इसके बारे में बताया, और जेनेटिक टेस्ट भी सब अवेलेबल है ये बताया। तो उनका मकसद है, उनका मिशन है कि ये सब लोगों तक पहुँचे। तो यही उनके मिशन में हमारा साथ दीजिए, ये खुद भी देखिए और ये स्प्रेड द वर्ड, इसमें हमारी मदद कीजिए। और अगला एपिसोड हम करेंगे, उसमें मैम बताएंगे कि इसके आगे का जेनेटिक काउंसलिंग और वो किस प्रकार से होता है, उससे किस प्रकार से सहायता मिलती है, ये सब मैम हमें बताएंगी। तो अगला एपिसोड भी देखिए। और मैं फिर से दोहराती हूँ, ये फिर सिर्फ इंफॉर्मेटिव है, जानकारी है। अपने अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही अपने अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अपनी जो भी कार्यवाही है वो कीजिए। धन्यवाद।